हेलो, आवाज जा रही है मेरी? Yes, sir. Good morning, sir. देखो, मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा अभी आप लोग को? सर Yes, sir. चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, सबके पास तो क्वेश्चन होगा ही क्या? हेलो, Yes, sir. हेलो। हाँ, सारे लोगों के पास तो क्वेश्चन होगा ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो आप जैसे अपना क्वेश्चन भी मैच करते रहिएगा, काहे कि कुछ का आंसर जो है ना आपको सुधारना पड़ेगा, ठीक है? ओके। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं किसे ए बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म अंडर ए नॉर्मल लोड इज कॉल्ड। ये तो आसान क्वेश्चन है, सब लोग किए भी हैं हम लोग क्लास में, है ना? इसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी, है ना? इसको हम लोग रिजिड बॉडी बोलेंगे। अब अगर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, अगर बात करें कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस यूनिट। एमकेएस यूनिट में ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है फोर्स का? तो हम लोग पढ़े थे इसको कि किलोग्राम फोर्स जो ना केजीएफ, वो हमारा क्या होता है, यूनिट होता है एमकेएस सिस्टम में, ग्रेविटेशनल यूनिट के सिस्टम के अनुसार, ठीक है? और अगर एसआई सिस्टम की बात करें तो न्यूटन हो जाएगा, सीजीएस सिस्टम की बात करें तो डाइन हो जाएगा, है ना? और एफपीएस सिस्टम की बात करें तो पोंडाल होता है, जो कि आपको ग्रेविटेशनल यूनिट नहीं होता है, ये हमारा जैसे आपका जनरल यूनिट है, ठीक ना? अच्छा, अगर हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो ये है हमारा क्या कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which relates to the body in motion, ठीक ना? अच्छा, कैसे घटता कैसे, हाँ, यानी कि मैकेनिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, बिना फोर्स के रिलेशन के, ठीक ना? तो वो हमारा होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है काइनेटिक्स, ठीक ना? तो काइनेटिक्स में हम लोग फोर्स के साथ मोशन को स्टडी करते हैं, और काइनेमेटिक्स में जैसे हम लोग फोर्स के बिना मोशन को स्टडी करते हैं, ठीक ना? तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच रिलेट्स टू बॉडी इन मोशन विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स, ये कॉल्ड काइनेमेटिक्स, है ना? और काइनेटिक्स अगर बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें फोर्स इंक्लूड होगा, ठीक ना? काइनेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में जो है फोर्स आपका एक्सक्लूड रहता है, इसमें फोर्स की स्टडी नहीं की जाती है, सिर्फ पैरामीटर्स ऑफ मोशंस की स्टडी की जाती है। पैरामीटर्स ऑफ मोशन कौन कौन से होते हैं? तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है? अगर हम 4 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है? तो वेक्टर क्वांटिटी याद रखने के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं जिसको आप याद रख सकते हैं। जैसे अगर हिंदी में आप लोग पढ़े हैं सब कुछ, तो आप याद रख सकते हैं कि जिसके लास्ट में वेग आएगा ना, वेग, चाहे संवेग हो या यस सर। वेग हो, आवेग हो, किसी भी तरीके का वेग आएगा, वो जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक ना? अच्छा, फिर आपका जो है क्षेत्र ओके। जिसके लास्ट में आता है ना, वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी हो, जैसे चुंबकीय क्षेत्र हो गया, विद्युतीय क्षेत्र हो गया, ये सब जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक नहीं? और फिर आपका अगर ये देखें फोर्स है आपका, बल, वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है।
तो फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इसमें जो आपका ऑप्शन है फोर्स ही है, ठीक है। बाकी एनर्जी, मास और वर्क ये सब जो है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक ना। फोर्स का कुछ स्पेशल केस भी है। फोर्स अलग अलग तरीकों से डिफाइंड होता है। ये 3 अलग अलग तरीकों से इसको हम लोग डिफाइन करेंगे आगे चल करके, जो कि ये स्लाइडिंग फैक्टर के रूप में भी इसको यूज करते हैं, और इसको जैसे फ्री वेक्टर के रूप में भी यूज करते हैं, और इसको जैसे हम लोग एक फिक्स वेक्टर के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक ना। 3 तरह से इसको यूज किया जाता है। आगे हम लोग इसको देख लेंगे। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ऐसा यूनिट ऑफ मास, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो ऐसा यूनिट तो मास का आपका किलोग्राम हो जाएगा, है ना। और सीजीएस यूनिट जो होता है से ग्राम हो जाता है, और पाउंड जो होता है से आपका एफपीएस यूनिट होता है। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाता है कि यूनिट ऑफ मास क्या होगा, तो ये यूनिट ऑफ मास तीनों हो जाएगा, है ना, ऑल ऑफ दिस। बट एसआई पूछा है कि एसआई सिस्टम में क्या होगा, तो किलोग्राम होगा, ठीक है। अगर सीजीएस में पूछता है तो ग्राम बोलते, और एफपीएस में पूछता है तो पाउंड बोलते, ठीक है। अब अगर हम बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, तो कहता है कि द कंपोनेंट ऑफ फोर्स P एट राइट एंगल टू इट्स डायरेक्शन विल बी। आपको किसी फोर्स P का कंपोनेंट पूछा गया राइट एंगल पे, ठीक है। तो किसी भी फोर्स का कंपोनेंट अगर किसी भी डायरेक्शन में आप निकालते हैं, तो अगर मान लेते हैं P फोर्स का निकाल रहे हैं, तो P cos थीटा होता है, ठीक ना। जहाँ पे थीटा जो होता है उस डायरेक्शन से एंगल होता है जिस डायरेक्शन में आप निकालना चाह रहे हैं, ठीक नहीं। तो यहाँ पे कहा है कि राइट एंगल है, तो cos 90 डिग्री पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं कि cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये अब टोटल वैल्यू, इसका कंपोनेंट का टोटल वैल्यू ही 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो यानी कि हमारा 6 का आंसर जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस आर अलोंग द सेम लाइन देन द फोर्सेस आर सेड टू बी। अगर मान लेते हैं बहुत सारे, अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग लग रहा है, ठीक है, सेम लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग लग रहा है, इस तरह से सारे फोर्सेस जो हो जाएंगे आपका कोलिनियर फोर्सेस कहलाएंगे, ठीक ना, कोलिनियर फोर्सेस कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। हमारा ए ऑप्शन में है कोलिनियर फोर्सेस, बी में है आपका कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, और सी में है आपका कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, और डी में है आपका नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। देखिए, तो एक बात तो है कि से कोलिनियर फोर्सेस होंगे, ठीक है, ये तो क्लियर है। अगर कहता कोप्लेनर होगा कि नहीं होगा, तो ये फोर्सेस जो है ना कोप्लेनर भी होता है, ठीक ना। एक लाइन ऑलवेज भी कोप्लेनर, कोई भी एक लाइन अगर खींचते हैं तो वो हमेशा कोप्लेनर होता है, ठीक है। तो ये जो है ना कोप्लेनर भी होगा, कोलिनियर। तो अब इसमें ऐसा कोई दिया ही नहीं है ऑप्शन में कि से कोप्लेनर और कोलिनियर दोनों साथ में हो, तो हम लोग टिक आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तक ये है हमारा प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग देखिए, हम लोग पढ़े थे कि से एडिशन ऑफ फोर्स भी बोला जाता है और कंपो बोला जाता है, लेकिन ज़्यादा सुटेबल वर्ड जो है ना ये कंपोजिशन ऑफ फोर्स कहलाता है, ठीक ना। यानी कि कंपोजिशन ऑफ फोर्स जो से हमारा ज़्यादा सुटेबल है, ठीक नहीं। एडिशन ऑफ फोर्स कम सुटेबल होने के कारण से इसलिए ये हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ हम की बातें कर रहे हैं, ठीक ना। और जबकि कंपोजिशन ऑफ फोर्स में है ना कि दो फोर्सेस ऐड या सब्सट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है, उसको हम कंपोजिशन बोलते हैं, ठीक नहीं। तो अगर रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो आप उसको ऐड भी कर रहे हैं और सब्सट्रैक्ट भी मिला आपको, और एक फोर्स ऐसा मिला तो इसका एडिशन निकालिएगा तो एक्चुअल में से एक दूसरे के सब्सट्रैक्शन से ही रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सब्सट्रैक्शन होगा जो कि रिजल्टेंट हमारा आएगा, टेबल वर्ड यूज होगा आपका, इसीलिए आपका डी ऑप्शन जो है ज़्यादा सही है, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शंस पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्सेस आर कॉल्ड कनकरेंट व्हेन देयर लाइन ऑफ एक्शन मीट इन। कनकरेंट कब कहा जाएगा, कोई अगर फोर्सेस हैं, बहुत सारे फोर्सेस अगर हैं तो वो कनकरेंट कब कहे जाएंगे। आपको डेफिनेशन पहले से पता है, किसी पास पॉइंट ऑफ एक्शन से पास होता है, ठीक ना, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है कोई पास एक निश्चित पॉइंट से पास कर,
इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1 पास होना चाहिए, तभी जो है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कंकरेंट फोर्स सिस्टम कह सकते हैं, था नहीं कह सकते हैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम का डिफिनीशन। अच्छा, अब आते हैं फोर्सेस आर कॉल्ड कोप्लेनर व्हेन ऑल ऑफ देम एक्टिंग ऑन बॉडी, ठीक है। तो उनके लाइन ऑफ एक्शन अगर एक प्लेन में अगर आता है, वन प्लेन में अगर आता है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, कि कोप्लेनर फोर्सेस हैं, ठीक है। जो है ना एक प्लेन में आ रहा है, एक प्लेन फोर्सेस आ रहा है, तो ये कैसे हो जाएंगे, ये सारे कोप्लेनर फोर्सेस हो जाएंगे, ठीक ना। ये सारे फोर्सेस आपका कोप्लेनर फोर्स कहलाएंगे। अब अगर हम बात करें तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, forces are called coplanar when all of them acting on a body in plane, यानी बी और ये आपका सही हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ ए फोर्स डिपेंड्स अपॉन, यानी कि किसी फोर्स का इफेक्ट किसी बॉडी पे किस बात पे डिपेंड करता है, तो मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, पोजीशन और लाइन ऑफ एक्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका जो है ऑल ऑफ द एबव आंसर सही हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा आप समझ लें, देखिए पोजीशन जो बात बोले ना, पोजीशन और लाइन ऑफ एक्शन, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये हमारा कोई बॉडी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स लगाने की वजह से इसमें जो है ना आगे की ओर ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ठीक ना। अब यही फोर्स को हम ऊपर की ओर ट्रांसमिट कर देते हैं, यहाँ पे लगाना शुरू करते हैं, ठीक ना। ये इसको सेम फोर्स, यानी कि ये अगर 10 न्यूटन है तो ऊपर में भी 10 न्यूटन ही लगा रहे हैं, सिर्फ जो है पोजीशन चेंज करने के बाद जो है ना हमारा इफेक्ट चेंज हो रहा है, बॉडी में जो है इफेक्ट चेंज कर जा रहा है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फोर्स जो है चेंज हो गया, क्योंकि अगर सेम फोर्स रहता, वही फोर्स अगर रहता, तो यहाँ पे इफेक्ट सेम आना चाहिए था, ठीक ना। तो हम ये कहते हैं कि ये फोर्स ही चेंज हो गया, ठीक ना। किसके वजह से चेंज हो गया, तो पोजीशन के चेंज होने की वजह से चेंज हो गया, ठीक ना। तो पोजीशन के कारण से भी हम लोग ये कह सकते हैं कि फोर्स हमारा चेंज कर जाता है, ठीक ना। तो कोई भी फोर्स का इफेक्ट जो है ना बॉडी पे, उसके पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक ना। अब यहाँ पे लगाने से आपका क्या होगा, कि ये आपका में आ सकता है, ठीक ना, रोटेट करने के पोजीशन में आ सकता है, यहाँ पे फोर्स ऊपर में फोर्स अगर लगाते हैं तो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि से फोर्स, आप एक ही फोर्स को अलग अलग पोजीशन पे लगा रहे हैं तो उसके इफेक्ट में चेंजिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक ना। फोर्स जो है पोजीशन पे डिपेंड करता है, किसी बॉडी के पोजीशन पे लगाते हैं तो इस तरह के फोर्सेस को ना, देखिए अगर हम इसको और थोड़ा सा इंटरनल बात अगर समझें तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के फोर्स को ना हम लोकलाइज्ड फोर्स कह सकते हैं, ठीक ना। लोकलाइज्ड फोर्स की जो कि एक लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक ना, पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो उसको हम लोग लोकलाइज्ड फोर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही फोर्सेज आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब आप पढ़ेंगे ना, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी आपको इस तरह के फोर्सेस देखने को मिलता है कि बॉडी में आप जब फोर्स लगाते हैं किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लगाते हैं, तो इसका इफेक्ट आपको यहाँ पे जो दिखने को मिलेगा, इसका इफेक्ट आपको अगर इधर लगा देते हैं तो दूसरा इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कोई फोर्स अगर इस पे लग रहा है ना, तो उसको आपको फिक्स वेक्टर मानना है, ठीक ना, कि वो यहीं पे लग सकता है तभी जो है वो इफेक्ट दिखा सकता है, अन्यथा वो दूसरा इफेक्ट भी दे देगा, ठीक ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते समय फोर्स को हम लोग ना फिक्स वेक्टर मान करके पढ़ते हैं, जो जिस लोकेशन में होता है उसी लोकेशन में वो लग सकता है, किसी अनदर लोकेशन में अगर वो लगेगा तो निश्चित रूप से कोई अनदर इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो अब देखिए आगे ऐसा क्वेश्चन मिल भी सकता है आपको। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस के
अकॉर्डिंग द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अपॉन ए बॉडी, यानी कि किसी फोर्स का इफेक्ट होगा। तो आपका पहला ऑप्शन है कि मैक्सिमम व्हेन इट एक्ट्स एट अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा तो मैक्सिमम होगा और सरफेस पे लगेगा तो मिनिमम, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन, यही तो आपका कहा गया था एक ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स में, किसे एक लाइन ऑफ एक्शन पे डिफरेंट पॉइंट पे भी इसका इफेक्ट जो है ना सेम रहेगा, ठीक ना। तो यानी सी ऑप्शन जो है ज्यादा सुटेबल है कि द सेम एट एवरी पॉइंट, यानी कि एवरी पॉइंट पे सेम होगा इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन, उसके लाइन ऑफ एक्शन पे, ठीक ना, प्रत्येक पॉइंट पे सेम होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है ज्यादा करेक्ट है, तो आप सी को टिक करेंगे इसमें, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13 नंबर पे कि द यूनिट विच आर यूज्ड बाय इंजीनियर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, यानी कि इंजीनियर्स के द्वारा जो यूनिट यूज होता है सारे इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, वो कौन सा यूनिट है। तो हम लोग जो इंजीनियरिंग ग्रेविटेशनल यूनिट, जिसमें हम लोग फोर्स ना किलोग्राम फोर्स मेजर करते हैं, केजीएफ से उसको हम लोग मेजर करते हैं। ये केजीएफ जो है फोर्स का यूनिट होता है। कैसा यूनिट होता है, तो ग्रेविटेशनल यूनिट होता है, ठीक ना। अच्छा, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा कि द क्वांटिटी व्हिच आर अफेक्टेड बाय इट्स डायरेक्शन इन कैलकुलेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग देखे थे जब आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं जा रहा है, हाँ सर आ रहा है। अभी जा रहा है। हाँ सर। हाँ हाँ सर आ रहा है। अच्छा अच्छा, जाएगा जाएगा, चिंता मत करो। ये था ना, चल जाता है भाई, कहाँ तक हो गया था। हाँ, ये 14 नंबर पे चल रहे थे ना। तो हमने कहा कि से द क्वांटिटी विच आर अफेक्टेड बाय इट्स डायरेक्शन इन कैलकुलेशन, यानी कि वो क्वांटिटी जो उसके डायरेक्शन और डायरेक्शन के कारण से उसके कैलकुलेशन में डिफरेंसीज आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो हमने कहा था कि दो तरह के क्वांटिटी होता है, एक आपका स्केलर और एक वेक्टर। ये स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसको जोड़ने घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है डायरेक्शन के कारण से। अगर डायरेक्शन है भी इसमें स्केलर क्वांटिटी में, तो उसको जोड़ घटाव में उसके कैलकुलेशन में आपको डायरेक्शन का कोई लोचा नहीं रहेगा, यानी डायरेक्शन उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं निभाता है, ठीक ना। तो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में जो है ना, डायरेक्शन बहुत अहम रोल निभाता है, क्योंकि डायरेक्शन के कारण से ही इसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है ना, जो डिफरेंट हो जाता है। तो इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें आपका जो है डायरेक्शन के वजह से उसके कैलकुलेशन में इफेक्ट पड़ता है, ठीक ना। वहीं अगर टेंसर क्वांटिटी की बात करें तो ये टेंसर क्वांटिटी जो है ना, ये दोनों का मिला हुआ पोर्शन होता है, आधा ये स्केलर आधा वेक्टर। यानी कहने का मतलब ये है कि कभी कभी इसको हम लोग स्केलर भी कहते हैं, कभी कभी उसको हम लोग वेक्टर भी कहते हैं, ठीक ना। तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग टेंसर कहते हैं। दोनों का नेचर रखता है ये टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। टेंसर देने वाले क्वांटिटी को हम टेंसर कहते हैं। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर की द गैप बिटवीन टू सक्सेसिव इवेंट इज कॉल्ड, यानी दो सक्सेसिव इवेंट का गैप जो है हम लोग किससे मेजर करते हैं, तो वो है हमारा टाइम। यानी कि आने वाले समय में क्या घटना घटने वाली है, पहले क्या घटना घटी है, इसका जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं वो टाइम से करते हैं, ठीक ना, जिसको हम लोग इतिहास में भी पढ़ते हैं। चलिए
नेक्स्ट है हमारा कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्टिंग एट एंगल थीटा, यानी कि दो फोर्सेस जो कि F1 और F2 है, एक थीटा एंगल पे लग रहा है, ठीक ना। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ठीक ना। दो तरह के फोर्स अगर ऐसे हैं F1 F2, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो आपका F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 कॉस थीटा रूट में, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो 16 का आपका हो गया ए नंबर सही आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम अपना 17 नंबर क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं कि द स्टेटमेंट फॉर इक्विलिब्रियम द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स टेकन अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ फोर्सेस इज जीरो नोन एज। अगर कहा जाए कि किसी पॉइंट के अबाउट अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो किसी पॉइंट के अबाउट जो है ना उसके सारे मोमेंट जीरो होंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस पे अगर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं ना, तो इसके कारण से जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट के अबाउट, मान लेते ये पॉइंट हम कंसीडर किए हैं, तो इस पॉइंट के अबाउट ये इन सारे मोमेंट का जो सम होगा ना, जो जोड़ होगा वो जीरो होगा। ये कौन सा लॉ कहता है, तो ये कहता है आपका लॉ ऑफ मोमेंट, ठीक ना। ये आपका लॉ ऑफ मोमेंट के अकॉर्डिंग ये बातें आती है। इसी लॉ ऑफ मूवमेंट का इस्तेमाल कर करके वेरिगेंस थ्योरम बनाया गया था दो फोर्सेस सिस्टम के लिए, दो कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो लॉ ऑफ मोमेंट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का डी नंबर। फिर आते हैं 18 नंबर पे कि एक कपल इज ए। हम लोग पढ़े थे कि कपल जो होता है वो फ्री वेक्टर होता है, ठीक ना। कपल जो होता है हमारा क्या होता है, फ्री वेक्टर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका तीन तरह के वेक्टर आ रहे हैं, एक स्लाइडिंग वेक्टर, एक फिक्स वेक्टर और एक फ्री वेक्टर, ठीक है। तो तीनों को बढ़िया से समझते हैं कि स्लाइडिंग वेक्टर कब कहेंगे, फिक्स वेक्टर कब कहेंगे और फ्री वेक्टर कब कहेंगे। तो देखिए, जब आप किसी बॉडी पे जब आप किसी बॉडी पे ऐसे वेक्टर को अप्लाई कर रहे हैं जिसके कारण से उसके पोजीशन चेंज होने पर उसमें कोई दूसरा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग फ्री वेक्टर कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि कपल फोर्स अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर कपल लगा रहे हैं 20 किलो न्यूटन मीटर का, तो यहाँ पे इसी कपल को आप इधर ट्रांसफर करके अगर यहाँ पे लगा दें तो कोई फर्क देखने को नहीं मिलता है, ठीक ना। यानी कि लोकेशन चेंज होने के वजह से आपका वेक्टर में कोई फर्क देखने को नहीं मिलता है, ठीक ना। उसके दूसरे इफेक्ट नहीं मिलते हैं, तो ये हमारा फ्री वेक्टर का कहलाएगा, ठीक ना। यानी एक ही बॉडी पे वो अलग अलग जगह पे अगर लगता है, उसके पोजीशन अगर चेंज करते हैं मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए, ठीक ना, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहे हैं। जितना ये 20 किलो न्यूटन मीटर था तो ये भी 20 किलो न्यूटन मीटर है, इसमें कोई पोजीशन की वजह से जैसे इसका कोई अनदर इफेक्ट ना देखने को मिले, तो हम लोग उसको कहते हैं कि फ्री वेक्टर है, ठीक ना। पोजीशन की वजह से अगर कोई इफेक्ट नहीं शो करता है तो वो हमारा फ्री वेक्टर होता है। अगर मान लेते हैं कि पोजीशन के वजह से अगर वो अपना इफेक्ट चेंज कर देता है, मान लेते हैं कि से आप अभी यहाँ पे अगर आप फोर्स लगाते हैं तो ये जो है स्लाइड कर करके आगे जाएगा बॉडी, और यहाँ फोर्स लगाते हैं तो ये जो है टॉगलिंग इफेक्ट देगा, यानी कि बॉडी जैसे इधर की ओर रोटेशन वाला इफेक्ट दे सकता है। इस तरह के को हम लोग कहते हैं क्या, फिक्स वेक्टर है, ठीक ना। कि यहाँ पे रहेगा तभी जो है ये आपका वेक्टर अपना इफेक्ट दिखा सकता है, अन्यथा अगर इसको दूसरे जगह पे करते हैं तो ये जैसे अनदर इफेक्ट शो करने लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग फिक्स वेक्टर के तरह लेंगे। ये है फोर्स ही, ऐसा नहीं है कि ये कुछ अनदर क्वांटिटी बन गया। क्वांटिटी आपका फोर्स ही है और सेम अमाउंट का है, ठीक ना, मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन ये लोकेशन चेंज होने की वजह से चेंज हो जा रहा है। तो हम लोग यही कहते हैं कि अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे होते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ना आपको किसी बॉडी के किसी खास लोकेशन पे फोर्स लगा दिए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको किसी बॉडी पे यहाँ पे फोर्स लगा दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको ट्रांसफर यहाँ पे नहीं कर दें, किसी सेम मैग्नीट्यूड है सेम डायरेक्शन है तो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर ट्रांसफर कर दीजिएगा तो ये जो है क्या हो जाएगा, किसे आपका चेंज हो जाएगा, ठीक ना। ये जो है आपका चेंज हो जाएगा।
ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो है से आपका चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कह रहे हैं, इसका इफेक्ट जो है से चेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बातें होंगी, ठीक ना, जिसमें आपको फोर्स को ही क्या समझना होगा, फिक्स वेक्टर मानना होगा, ठीक है, तब जो है से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वहीं अगर स्लाइडिंग वेक्टर की बात करें तो आप किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ना, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय आप जैसे बॉडी के फोर्स को ना इधर उधर ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ये फोर्स अगर यहाँ लग रहा है तो इसको यहाँ पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। दिमाग में ये रखना होता है कि इसे ऊपर नीचे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय जैसे हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि पोजीशन चेंज होने की वजह से उसका जैसे इफेक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो इस उस जगह पे यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हमारा फोर्स जो है ना क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग उसको स्लाइड कर सकते हैं, उसके इफेक्ट में चेंज नहीं होता है, ऐसा हम लोग मान करके चलते हैं, ठीक। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो क्वेश्चन आप कर रहे होंगे उसमें आपका ऐसा नहीं होगा, वहां पे आपका चेंज करिएगा लोकेशन, आपका फोर्स ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी उसको एक फिक्स पोजीशन पे लगाना पड़ेगा, यानी वो फिक्स वेक्टर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये तीन तरीके के फोर्स लगने की डायरेक्शन या उसके पोजीशन के अनुसार जो है ना इफेक्ट में अगर चेंजिंग आती है तो एक ही तरह एक का फोर्स, ठीक ना, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है वही आपका चेंज हो जाता है, ठीक ना। तो ये होगा आपका फ्री वेक्टर। कपल इज अ फ्री वेक्टर। कपल जो है से किसी बॉडी पे किसी भी लोकेशन में अगर उसको ट्रांसफर करते हैं तो उसका इफेक्ट सेम देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब आइए, कहता है कि एक कपल प्रोड्यूस, कपल जो है से प्रोड्यूस कर सकता है, क्या प्रोड्यूस कर सकता है, तो ट्रांसलेटरी मोशन तो प्रोड्यूस कर नहीं सकता है ये। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये कोई आपका रड है, इस पे आपने जैसे एक फोर्स लगाया इधर और उतना ही अमाउंट में फोर्स आपने इधर लगाया, तो ये इस तरह से रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है, ठीक ना। ये रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है बट ट्रांसलेशनल प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स होता है दोनों सेम अमाउंट का होता है, इक्वल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। तो रिजल्टेंट फोर्स की अगर बात करें तो मेंबर पे रिजल्टेंट फोर्स जैसे कट जाएंगे, दोनों एक दूसरे को रिजल्टेंट जीरो कर देंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट जीरो, तो ट्रांसलेशनल मोशन भी जीरो, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन तो तब होगा ना जब ये इसका कुछ रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट है ही नहीं तो ट्रांसलेशनल मोशन भी नहीं होगा, तो हमारा सिर्फ रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है। तो कपल जो है ना सिर्फ रोटेशनल मोशन को प्रोड्यूस करने में सक्षम है, ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं होता है, ठीक ना। तो हम इसमें जो ऑप्शन टिक आउट करेंगे वो होगा हमारा रोटेशन मोशन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, अगर बहुत सारे फोर्सेस किसी पॉइंट पे लग रहे हैं, ठीक ना, दियर रिजल्टेंट इज गिवन बाय, तो उसका रिजल्टेंट जो है से किससे दिया जाता है, ठीक है। तो जितने भी फोर्सेस आपका अगर लग रहा है, बहुत सारे अगर फोर्सेस लग रहा है किसी खास पॉइंट पे, तो पहले हम लोग निकालते हैं उस फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट का सम, ठीक ना, यानी एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट। फिर निकालते हैं हम लोग वाई कंपोनेंट का रिजल्टेंट, ठीक ना। और ये दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के बाद जो है ना इसका स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए और उसको जैसे रूट ले लीजिए, ठीक ना, उसको जैसे क्या कर दीजिए, रूट ले लीजिए। तो यही जो है से आपका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा, ठीक ना। मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आ जाएगा ये, ठीक है, इससे। तो ये तरीका होता है रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का कि हम लोग एक्स के कंपोनेंट और वाई के कंपोनेंट का रिजल्टेंट को स्क्वायर कर करके जोड़ देते हैं और उसका रूट ओवर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट दे देता है। तो ऑप्शन ए जो है ना इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 21 नंबर पे कि इफ ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय ए नंबर ऑफ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस इट में, आप इस क्वेश्चंस को ना बहुत ज्यादा अगर गहराई में सोचेंगे तभी जैसे इसको आंसर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपका कोई भी आंसर गलत नहीं है, ठीक है, सारा का सारा सही आंसर है। बट आपको सोचना है कि ज्यादा मोस्ट पॉपुलर आंसर क्या होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया जिसमें सारे के सारे आंसर सही हैं, तो उसको चूज करने के लिए आप देखते हैं कि कुछ तो डिफरेंस होगा इसमें चूज करते समय, तब आप इसको आंसर कर पाएंगे। तो देखिएगा,
पहला आपका ऑप्शन जो है उसमें कहा है कि रोटेट अबाउट इटसेल्फ विदाउट मूविंग, ठीक ना। अगर किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं जो कि नॉन कंकरेंट है और को प्लेनर है, ठीक ना, को प्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स लग रहा है, तो ये जो है से क्या हो सकता है कि अपने के अबाउट ये जो है रोटेट कर सकता है। जैसे हम अगर कहें ये हमारा बॉडी है, इधर से एक फोर्स लगा दिए, इधर से एक फोर्स लगा दिए, तो ये जो है से आपका कंकरेंट फोर्स नहीं है, नॉन कंकरेंट है, बट को प्लेनर है, एक प्लेन में लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बॉडी को क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, ठीक ना, इसको रोटेट कर सकता है इसके अपने एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इट सेल्फ रोटेशन दे सकता है, बट ट्रांसलेशन तो नहीं दे रहा है। इसमें कपल फोर्स अगर लग रहा है तो ट्रांसलेशन नहीं दे रहा है, बट रोटेट तो कर रहा है ना। तो ये ए वाला ऑप्शन जैसे भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आते हैं बी वाले ऑप्शन पे। बी वाले ऑप्शन को भी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या कर रहा है कि मूव इन एनी वन डायरेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस तरह से बॉडी पे फोर्स लगाते हैं जो एक ही डायरेक्शन से लग रहा है, ठीक है, बहुत सारा फोर्स एक ही डायरेक्शन से लग रहा है, तो ये बॉडी तो आगे की ओर चलना शुरू कर देगा। तो बहुत सारे फोर्सेस अगर लगाने के बाद ये चलना शुरू कर रहा है तो हमारा बॉडी तो एक डायरेक्शन में चल रहा है ना। तो हम बी भी ऑप्शन हमारा जैसे क्या है, सही है, ठीक ना, बी भी हमारा सही है, ठीक है। अब आते हैं सी वाले ऑप्शन पे कि सी वाला ऑप्शन कैसे सही है। कह रहा है कि बी कंप्लीटली एट रेस्ट, ठीक है। तो एक बॉडी फिर से ले लेते हैं हम, ये बॉडी फिर से लेते हैं, ठीक है। अब इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, एक इधर से फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर से फोर्स लगा रहे हैं। जितना इधर से लगा रहे हैं, जितना ये लगा रहे हैं उतना ही ये लगा रहे हैं, जितना इधर लगा रहे हैं उतना ही इधर लगा रहे हैं। तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। और लग तो रहे हैं, बहुत सारे मल्टीपल फोर्सेस तो लग रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि से बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं उसके बावजूद भी बॉडी जैसे क्या है, एक रेस्ट में है, ठीक ना, बॉडी जैसे कंप्लीटली रेस्ट में है, ठीक है। तो सी भी आपका ऑप्शन जैसे क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन सी नंबर भी आपका सही हो गया, ठीक है। तो तीन ऑप्शन देखे आपने, तीनों के तीनों ऑप्शन जैसे सही है, अभी गलत ऑप्शन एक भी नहीं आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन तो सही आप क्योंकि ये वन करेक्ट आंसर है तो इसमें तो आपको कोई एक ही को लगाना है। अब आते हैं डी को पढ़ लेते हैं, देखते हैं कहीं डी गलत हो। तो मूव इन एनी डायरेक्शन रोटेटिंग अबाउट इट सेल्फ। अब आते हैं इसके ऊपर सोचते हैं कि इसे ये पॉसिबल है कि नहीं। तो देखिए ये बॉडी है आपका, इधर आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, ठीक है, इधर आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, इधर आपने फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, ठीक है, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो 10 न्यूटन ये वाला और इसमें से 10 न्यूटन मिला कर करके एक कपल निर्माण कर लेगा जो कि इसको रोटेशनल मोशन देगा, ठीक है। लेकिन इसमें अभी भी 10 न्यूटन बचेगा, तो वो 10 न्यूटन जो है इसको ट्रांसलेटरी मोशन प्रोवाइड करेगा क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इसमें जीरो नहीं है, ठीक ना। तो इसमें जो है ट्रांसलेटरी मोशन प्रोवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है कि इसे मूव इन एनी डायरेक्शन रोटेटिंग अबाउट इट सेल्फ भी सही आंसर हो गया, ठीक ना। यानी कि हमारा ए बी सी डी सारा का सारा जैसे क्या है, सही आंसर है। अब देखते हैं कि इसमें डिफरेंस, इसमें आंसर अगर करेंगे तो क्या करेंगे। तो देखिए आप देख रहे हैं कि से पहला जो ऑप्शन है उसमें भी कहा गया कि रोटेट अबाउट इटसेल्फ विदाउट मूविंग, ठीक ना, यानी बिना मूविंग के रोटेशन पॉसिबल है, यानी कि एक तरह का मूवमेंट तो है ना, रोटेशन है तो मूवमेंट है, ठीक है। फिर दूसरा में भी कह रहा है कि मूव इन एनी डायरेक्शन, यानी कि किसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसमें भी मूवमेंट एसोसिएट हो रहा है। फिर डी में है कि मूव इन एनी डायरेक्शन रोटेटिंग अबाउट इट सेल्फ, इसमें भी मूवमेंट अबाउट मैंने करने का मतलब इसमें मूवमेंट एसोसिएट हो रहा है। यानी कि ऑप्शन ए बी और डी तीनों में जो है मोशन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक ना, तीनों में मोशन इन्वॉल्व, किसी भी तरीके का मोशन इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन अगर सी ऑप्शन पढ़ते हैं तो बी कंप्लीटली एट रेस्ट, रेस्ट वाली बातें जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ठीक ना। तो ये जो है ना बी कंप्लीटली एट रेस्ट जैसे हम चूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये तीन ऑप्शन जैसे आपका सिमिलर चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये होने वाले मोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन रेस्ट जो है ना ये आपको एक अनदर मोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें कोई इसका मूवमेंट होगा ही नहीं, ठीक ना।
इसमें आपका रेस्ट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसीलिए जैसे हम इसमें करेक्ट अगर ऑप्शन सही मारेंगे तो ये सी जो है हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इसी के आधार पे आपका ऑप्शन जो है सी लगाया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे। तो कहता है कि द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज ज्योमेट्रिकली इक्वल टू dot area of the triangle whose base is the line representing the force and vertex is the point about which the moment is taken। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन आपको समझने वाली है। देखिए अगर मान लेते हैं ये फोर्स है, ठीक है, और ये जो है हम एक लाइन खींचे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट के अबाउट जो है आपको मोमेंट निकालना है। ये मान लेते हैं ये पॉइंट है, तो यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए। ठीक है, ये हमारा जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि ये हमारा हाइट हो गया। ठीक है, तो अगर मोमेंट निकालते हैं, ये अगर एफ है तो मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी। जबकि एरिया जो अगर ट्रेंगल का निकालेंगे तो ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका एफ है और डी जो है से आपका हाइट है, तो 1/2 इंटू एफ इंटू हाइट होगा। तो ये हमारा एरिया हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मोमेंट की बात करें तो हमारा इतना ही मोमेंट होता है। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा एफ इंटू डी आएगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ मोमेंट का डबल जो होगा वो मोमेंट ऑफ फोर्स का को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है आपका एरिया। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके सिचुएशन के अनुसार एफ इंटू डी जो है हो रहा है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक ना, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ट्वाइस, यानी कि एरिया का 2 गुना जो होगा ना वो आपका मोमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक ना, ये ज्योमेट्रिकली इक्वल होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है सही होगा इस आधार पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 23 नंबर पे। कहता है कि इन ए क्लॉकवाइज मोमेंट वी एक्चुअली यूज वॉल क्लॉक in or order to know the time for which moment is applied। यानी कि क्लॉकवाइज मोमेंट में हम लोग क्या दीवाल वाला क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, ये किसके लिए, टाइम को जानने के लिए। तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक ना, ऐसा कुछ हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि जिसमें क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए हम लोग दीवाल क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है आपका रॉन्ग आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, हम लोग जो है एक्चुअली में डायरेक्शन इस्तेमाल करते हैं किसका, तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। और हम लोग जैसे इसको मूव कर देते हैं किधर, तो आर क्रॉस यानी डी और एफ के डी की तरफ पूरी उंगली को रखते हैं राइट हैंड का, और एफ की तरफ कर्ल कर देते हैं, मोड़ देते हैं। तो तना हुआ अंगूठा आपका डायरेक्शन देता है। ठीक है, जो डायरेक्शन में रहेगा वही डायरेक्शन आपका हो जाएगा मोमेंट का। ठीक है, तो ये दीवाल क्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है ये सही नहीं है। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि इफ ए नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल, द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल forces about any point is equal to the moment of their resultant force about the same point। This principle is known as। हम लोग ये चीज जो है ना प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में ये चीज पढ़े थे, किसी अगर किसी बॉडी पे मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं तो इसके किसी पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो आपका अल्जेब्रिक सम होगा किसके, तो जो इंडिविजुअल मोमेंट होगा उसके अल्जेब्रिक सम होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ही ये कहता है कि जो हमारा टोटल मोमेंट होगा वो अल्जेब्रिक सम होगा इंडिविजुअल मोमेंट का। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का ए। अब आते हैं एक कपल कंसिस्ट ऑफ। कपल में क्या होता है, तो हम लोग देखे थे कि कपल का डेफिनेशन ही होता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक ना, यानी कि 2 इक्वल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, और अपोजिट फोर्स यानी कि पैरेलल होंगे। ठीक ना, यानी कि
ऐसे फोर्स होंगे, ये फोर्स इधर से एक लगा दीजिए, एक फोर्स इधर से लगा दीजिए, तो इनका लाइन ऑफ एक्शन देख रहे हैं दोनों का, तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, और इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो है क्या हो जाएगा, ये पैरेलल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए इसको हम लोग अनलाइक फोर्स कह सकते हैं, अनलाइक पैरेलल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी ऑप्शन, कि से टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ठीक ना, सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए लेकिन अनलाइक पैरेलल होना चाहिए, जिसका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट में हो, ठीक है। 26 नंबर में है कि इफ द आर्म ऑफ ए कपल इज डबल्ड, अगर किसी कपल के आर्म को डबल कर दिया जाता है तो मोमेंट क्या होगा। तो देखिए आप, ये आपका आर्म होता है, ठीक है, ये डी जो है से आर्म हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया ये आर्म हो गया दोनों फोर्स के बीच का। तो मोमेंट जो होता है आपका वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो आप देख रहे हैं कि डी को अगर डबल करेंगे तो हमारा मोमेंट भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो मोमेंट डबल हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन में। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा है कि इफ द आर्म ऑफ अ कपल इज डबल, तो मोमेंट भी डबल हो जाएगा, यानी सी, ठीक है। फिर है आपका 27 नंबर, ए कपल कैन बी बैलेंस्ड बाय ए फोर्स इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, एक कपल को हम बैलेंस कर सकते हैं किससे, तो एक फोर्स से जो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो कपल जो होता है ये रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करता है, फोर्स जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन प्रोवाइड करता है। तो हम लोग जो है ना कपल को फोर्स से तो कभी नहीं हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक ना, फोर्स से कभी इसको बैलेंस नहीं किया जा सकता है। तो हम इससे डिजैग्री करेंगे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी, बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 28 नंबर पे, कि वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कपल इज दैट इट कैन काउज ए बॉडी टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। कह रहा है कि ये कपल का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिससे ये क्या होता है कि इसे बॉडी मूव करता है इन अ डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कपल जब भी होता है तो इक्वल फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से बनता है, तो ग्रेटर फोर्स का कॉन्सेप्ट ही गलत है। तो इसका मतलब है कि तो फॉल्स हो गया, आपका क्वेश्चन में ही आपका जो दिया हुआ स्टेटमेंट वही फॉल्स है। कपल जब भी बनेगा तो आपका इक्वल फोर्स से बनता है, ठीक है, तो ग्रेटर फोर्स तो होता ही नहीं है, तो बी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर 29 की अगर हम बात करें कि इन ए कपल द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस आर, यानी कि कपल में जो फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन होंगे वो कैसा होगा, तो पैरेलल होता है, ठीक है। कपल जब भी लगता है तो फोर्सेस इस तरह से लग रहे होते हैं, ठीक है, तो इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है से एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, एक लाइन ऑफ एक्शन क्या है, पैरेलल, एक दूसरे को होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि ऑप्शन 29 का आपका ए जो है से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए 30 नंबर क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन इधर है आपका, कि द नेसेसरी कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी इज, यानी कि किसी बॉडी के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम के लिए सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एम इज इक्वल टू 0, ठीक ना, यानी कि एक्स के डायरेक्शन में टोटल फोर्स का सम 0, वाई के डायरेक्शन में टोटल फोर्स का सम 0 और उसका मोमेंट भी किसी पॉइंट के अबाउट 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको ऑप्शन पढ़कर। ये तीन कंडीशन होते हैं इक्विलिब्रियम का, तीनों आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। जनरली दो फॉलो होता है आपका ज्यादा केस में। तो पहला आपका ऑप्शन है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी 0, ये बात तो सही है। द अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी 0, ये भी सही है। द अलजेब्रिक सम ऑफ
मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट मस्ट बी जीरो, यानी कि तीनों ही आपका ऑप्शन सही हो गया, यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, है ना। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है 31 नंबर में कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कोई बॉडी जो है उसको हम इक्विलिब्रियम में कहेंगे कब? इफ इट हैज नो लीनियर मोशन, जब ये कोई लीनियर मोशन नहीं कर रहा हो तो, ठीक ना। यानी कि जब कोई बॉडी लीनियर मोशन नहीं कर रहा है तो उसको हम इक्विलिब्रियम में कहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस पर कपल फोर्स लग रहे हो, और कपल फोर्स जो है उसको रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, इक्विलिब्रियम में रहता तो ये रोटेशनल भी नहीं करता। तो कहने का मतलब है ना कि से टोटल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए बॉडी पे लगने वाले टोटल फोर्स और टोटल मोमेंट भी जीरो होना चाहिए, सिर्फ फोर्स जीरो रहने से नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। अब आते हैं 32 नंबर पे आते हैं। कहता है कि अकॉर्डिंग टू लेमी थ्योरम, लेमी थ्योरम क्या कहता है? द थ्री फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। ऐसा तो जरूरी था नहीं लेमी थ्योरम, ये था आपका स्टेटमेंट में F1 F2 F3 अगर तीन फोर्सेस लग रहे हैं आपका इस तरह से, जो कि को प्लेनर कोलिनियर फोर्सेस हैं, ठीक है, इक्वल तो होता नहीं था, ये तीनों अलग अलग फोर्सेस होता था, ठीक है। तीनों जो है अलग अलग एंगल पे लग रहा होता था। हाँ, इनके दो दो फोर्स के बीच जो एंगल होता था वो 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए था, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होता है, ठीक है। तो आपका जो कंडीशन दिया गया है वो इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, यानी कि मस्ट बी इक्वल तो होगा नहीं, मस्ट बी एट 120 डिग्री टू ईच अदर। ऐसा जरूरी थोड़ी है 120 डिग्री पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मस्ट बी बोथ ऑफ एबव, यानी कि दोनों में से दोनों सही होना चाहिए, तो मस्ट नहीं होना चाहिए। मस्ट वाली बातें जो होती है कि एकदम फिक्स कर देता है कि नहीं यही खाली हो सकता है, नहीं। मे नॉट बी एनी ऑफ द थ्री, कहने का मतलब मे वाला बात जैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें से कोई भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। यानी डी जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें, अकॉर्डिंग टू लेमी थ्योरम। लेमी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं कि जब तीन फोर्सेस अगर लग रहे होते हैं इस तरह से, तो आपका जो है ये इसके साइन ऑफ एंगल के प्रोपोर्शनल होता है ना, साइन ऑफ एंगल के प्रोपोर्शनल होता है। ये अल्फा एंगल, ये बीटा एंगल, ये गामा एंगल अगर है तो आपने कहा था कि F1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, F2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा, और F3 डिवाइडेड बाई साइन गामा, ये होता था इक्वल में, ठीक है। ये चीजें था लेमी थ्योरम में आपका बोला गया था, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए वैलिड होता था कि बॉडी जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तभी ये चीजें आप लगा सकते हैं, और तीनों फोर्स जैसे कोप्लेनर होना चाहिए, कनकरेंट होना चाहिए, ठीक है। नॉन कनकरेंट फोर्स के लिए लागू नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा लेमी थ्योरम इज अप्लीकेबल ओनली फॉर। लेमी थ्योरम किसके लिए अप्लीकेबल होता है? तो कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस, यानी कि सी ऑप्शन जो है 33 नंबर का सही हो जाएगा। अभी हमने बताया कि लेमी थ्योरम जैसे कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस के लिए अप्लीकेबल होता है, ठीक है। अच्छा, फिर कहता है कि इफ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, then the body may be in equilibrium provided that the forces are। कह रहा है कि से अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं किसी बॉडी पे और उसका सम जैसे जीरो है, then the body may be in equilibrium provided that the forces are parallel, like parallel and like parallel। तो अगर मान लेते हैं कि किसी बॉडी पे फोर्स अगर लग रहा है, ठीक है, और उसके सम जो है से जीरो है, ठीक है, अपोजिट में लग रहा होगा, ठीक है, अपोजिट में लग रहा होगा तब जैसे ये आपका जीरो सम दे सकता है, और जब दोनों इक्वल होंगे तब जीरो सम दे सकता है, या इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे तो जैसे आपका फोर्सेस जीरो सम दे सकता है। अगर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं बॉडी के चारों तरफ से, अगर मान लेते हैं बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है,
तो ये जीरो रिजल्टेंट तभी देगा नहीं जब ये कंकरेंट होगा, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जीरो है, तो निश्चित रूप से वो जो है ना एक प्लेन में होगा और वो एक दूसरे से पास कर रहा होगा, ठीक है। अब प्लेन में नहीं भी होगा ना तो एक दूसरे से पास जरूर कर रहा होगा, तभी जो है वो जीरो रिजल्टेंट दे रहा होगा। जीरो रिजल्टेंट देने के लिए उसको एक पॉइंट से पास होना जरूरी होगा, ठीक ना। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो जीरो रिजल्टेंट देने के लिए उसको एक पॉइंट से पास होना जरूरी होगा, ठीक है। तो कंकरेंट जो है ज्यादा सुटेबल वर्ड होगा, ठीक है। अनलाइक पैरेलल वाली बातें जो होंगी ना वो कुछ खास कंडीशन में आपको लग सकता है, ठीक है। एक आध दो के लिए फॉलो हो सकता है, जब अनलाइक पैरेलल हो और एक दूसरे के इक्वल मैग्नीट्यूड के भी हों, तब जैसे ये बातें सट जाएंगी, आपको सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ए नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, अगर बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेस किसी पॉइंट पे लग रहे हैं, बी इन इक्विलिब्रियम, और वो इक्विलिब्रियम में होता है, then the sum of clockwise moment must be the sum of counterclockwise moment about any point। यानी कि अगर मान लेते हैं कि इसके बहुत सारे मोमेंट यानी फोर्सेस लग रहे हैं, इस तरह से कुछ इधर से कुछ इधर से लग रहे हैं, ठीक है। तो ये बॉडी जो है ना, ये वाला रड जो है तभी इक्विलिब्रियम में रह सकता है जब इधर वाला मोमेंट यानी कि क्लॉकवाइज मोमेंट जो है ना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर हो, तभी जो है इसमें कोई रोटेशन नहीं आएगा। अगर मान लेते हैं किसी तरफ का मोमेंट अगर ज्यादा आ जाता है तो इसमें रोटेशन आने की संभावना आ जाती है, ठीक है। तो दोनों तरफ के मोमेंट जब बराबर हो जाएंगे तभी जो है ये क्या होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में रह पाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू जो है सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि द नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट एट द फिक्स्ड एंड ऑफ ए बीम आर, अगर कोई बीम है उसका एक एंड को हम फिक्स कर दिए हैं, जैसे ये एंड को हम फिक्स कर दिए हैं, ठीक है, ये एंड को हम फिक्स कर दिए हैं। तो इस पे रिएक्शन जो है ना, आप इस पे अगर इस तरह का लोड लगाते हैं तो रिएक्शन जैसे ऊपर की ओर ये देगा, ठीक है। एक आपका वर्टिकल रिएक्शन देगा, अगर इधर से फोर्स लगाएंगे तो ये इधर से रिएक्शन देगा आपका, जो कि ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देगा आपका, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इस पे आप जो से मोमेंट लगाते हैं, ठीक ना, मोमेंट लगाते हैं तो ये मोमेंट को भी रोक देगा, ठीक ना, ये मोमेंट का भी रिएक्शन दे देगा, ठीक ना। तो ये तीन रिएक्शन इस पे पॉसिबल होता है फिक्स बीम पे। कौन कौन? तो एक आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक आपका वर्टिकल रिएक्शन और एक आपका मोमेंट रिएक्शन। तीन रिएक्शन जो है फिक्स बीम के लिए पॉसिबल होता है, ठीक है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर सिंपल सपोर्ट है तो उस पे आपका एक ही रिएक्शन पॉसिबल होता है, ठीक है। वहीं अगर हिंज सपोर्ट है तो वहां पे आपका दो रिएक्शन पॉसिबल होता है, बट लोड कंडीशन के हिसाब से वो चेंज करता है, ठीक ना। अगर सिर्फ वर्टिकल लोडिंग लगाते हैं तो वर्टिकल रिएक्शन देगा, और अगर जनरल लोडिंग रहेगा तो वो दो रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो इसमें 37 नंबर में जो होगा यानी कि हमारा 36 नंबर का आंसर जैसे आपका 3 हो जाएगा, ए वाला आपका जैसे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर की अगर बात करें कि यूडीएल स्टैंड फॉर, यूडीएल का मतलब क्या होता है, तो यूडीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी सी ऑप्शन जैसे इसका सही होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक नहीं। तो ये जो है 37 नंबर का सी ऑप्शन सही है। फिर कहता है 38 नंबर की द नंबर ऑफ रिएक्शन एट द हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में हमने कहा कि बॉडी जब हिंज सपोर्ट में रहेगा तो उस पे जो है क्या होगा, तो इस पे जनरल लोडिंग के लिए जैसे ऐसा लोड आपने लगाया तो इस पे रिएक्शन इधर से भी आएगा और एक रिएक्शन इधर से भी आएगा, यानी कि वर्टिकल भी रिएक्शन देगा और हॉरिजॉन्टल भी रिएक्शन देगा, ठीक है। दोनों रिएक्शन जैसे इसमें पॉसिबल होंगे जनरल लोडिंग के केस में। अगर कहता कि वर्टिकल लोडिंग के केस में कि वर्टिकल लोडिंग जब अप्लाई हो रहा है तो हिंज सपोर्ट जो है कितना रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, तो वर्टिकल लोडिंग के लिए सिर्फ जो है
एक रिएक्शन पॉसिबल होता है, वो है वर्टिकल, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा कंडीशन, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, इस केस से याद रखा करिए। अब आते हैं क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है अब आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक ना। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन है कि लीनियर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो चाहे कैसा भी हो वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। लीनियर एक्सेलरेशन हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, लीनियर वेलोसिटी हो गया, बी में कह रहा है ऑल ऑफ दीज है, यानी सारे ऑप्शन से वेक्टर क्वांटिटी है, तो यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सब के सब जो है इसमें वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। 40 में कहता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें कौन जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन आपका वेक्टर है, वेलोसिटी आपका वेक्टर है, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। स्पीड जो है स्केलर होता है, डिस्टेंस आपका स्केलर होता है, वर्क आपका स्केलर होता है, एनर्जी आपका स्केलर होता है, पावर आपका स्केलर होता है। तो ये कुछ स्केलर क्वांटिटी है जिसको आप याद रख सकते हैं, कुछ ही क्वांटिटी है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है उसको भी आप याद रख सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि कोई एक आप याद रख लीजिए, वेक्टर को याद रखिए, आप स्केलर को नहीं याद रखिए, वेक्टर को याद रखिए, तो वेक्टर जितने आएंगे वो आपका पकड़ा जाएगा। फिर कहता है 41 नंबर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस, इनमें से कौन जो है ना जिसके डायमेंशंस जो है सेम नहीं है, यानी आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं है, ठीक ना। तो मोमेंट और इम्पल्स का जो डायमेंशन सेम होता है, ठीक ना, मोमेंट और इम्पल्स का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है, टॉर्क और एनर्जी का भी डायमेंशन सेम होता है, टॉर्क और वर्क का भी डायमेंशन सेम होता है, बल्कि मोमेंट ऑफ फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम का जो है डायमेंशन अलग होता है, ठीक ना। मोमेंट की अगर हम बात करें तो केजी मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। वहीं अगर हम इम्पल्स की भी बात करें तो इसका भी केजी मीटर पर सेकेंड होता है, जिसको हम लोग न्यूटन सेकेंड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। केजी मीटर पर सेकेंड को ही हम लोग न्यूटन सेकेंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का सेम डायमेंशन होता है। चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है आपका इम्पल्स, मोमेंटम में जो चेंज होता है उसी को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। टॉर्क एंड एनर्जी की अगर हम बात करें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर मल्टीपल होता है उसको टॉर्क कहते हैं, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो स्केलर मल्टीपल होता है उसको एनर्जी या वर्क कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपका सेम सेम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूटन मीटर ही आने वाला है, तो ये दोनों का सेम यूनिट मिलेगा, ठीक है। जबकि मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है ये आपका न्यूटन मीटर होता है, और एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो ये हमारा जैसे हो जाएगा क्या, आई ओमेगा, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर, और ओमेगा का हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से आपका आ जाएगा इसका मोमेंट ऑफ फोर्स और एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन जो है स्केलर क्वांटिटी नहीं है। टाइम क्वांटिटी है आपका स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन अभी हमने बताया था कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा 42 नंबर का वो होगा एक्सेलरेशन, जो कि सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन जैसे वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में आपका मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी आपका एनर्जी स्केलर, मास स्केलर, एंगल स्केलर होता है, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं। फिर है आपका कि टू एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स, फोर्स के दो एसेंशियल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो ये है आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो है फोर्स का एसेंशियल प्रॉपर्टी होता है, जिससे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली में किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का एसेंशियल प्रॉपर्टी आपका यूनिट होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड और यूनिट जो है ना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का प्रॉपर्टी होता है। तो चूंकि फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, ठीक ना। डायरेक्शन जो है कुछ ही क्वांटिटी का प्रॉपर्टी होता है, सारा का नहीं होता, कुछ कुछ क्वांटिटी का प्रॉपर्टी होता है, तो फोर्स में आपका डायरेक्शन होता है, ठीक नहीं। अब आते हैं कंकरेंट फोर्सेस में भी, कंकरेंट फोर्सेस कैसे हो सकते हैं। तो ये कोप्लेनर भी हो सकते हैं, नॉन कोप्लेनर भी हो सकते हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं आइदर कोप्लेनर और
नॉन कोप्लेनर यानी कि 45 का जो है सी आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कंकरेंट फोर्स आपका कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर दोनों होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कोप्लेनर फोर्सेस में भी, कोप्लेनर फोर्स कंकरेंट हो सकता है और कनकरेंट भी हो सकता है। अच्छा, कंकरेंट भी हो सकता है, नॉन कंकरेंट भी हो सकता है। तो इसमें ये भी इसमें भी यही हो जाएगा कि आइदर कंकरेंट और नॉन कंकरेंट हो जाएगा। अगर कंकरेंट फोर्सेस ये दोनों होता है, कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर दोनों होता है। वहीं अगर कोप्लेनर फोर्स की बात करें तो ये कंकरेंट और नॉन कंकरेंट दोनों हो सकता है। यानी इसमें दोनों में आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइदर कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर है, इसमें आइदर कंकरेंट और नॉन कंकरेंट। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हमारा कोलिनियर फोर्सेस आवाज कट आर, का रहा है कोलिनियर सर। फोर्स आवाज नहीं जा रही है कट कट का रहा है आवाज। कल? नहीं सही आ रहा क्या प्रॉब्लम है, नेट सर तो लग चल रहा रहा है है ना। सर इसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। है। सही आ रहा नेटवर्क में कल ही रिचार्ज करवाए हैं, ऐसे कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ सर ठीक सर है अब। जियो नहीं, वाईफाई लगा हुआ है। अब देखो तो नेटवर्क में प्रॉब्लम ना होगा। अब आ गए वाईफाई जोन में। हाँ अब देखो तो हमारा कहाँ तक पहुंचे थे, 47 तक पहुंच गए थे, है ना। अब आते हैं 48 में, कहता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन द बॉडी इज ट्रीटेड एज। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी जो से हम कब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी जो है ना ये रिजिड बॉडी के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी जैसे आपका रिजिड बॉडी के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो कंटिन्यू का होता इसमें आपका 48 के लिए आपका बी आपका सही हो जाएगा। कंटिन्यूम जो होता है हम लोग सीरीज ऑफ मैटर विदाउट एनी गैप को हम लोग कंटिन्यूम कहते हैं, यानी कि वैसा बॉडी जिसमें कोई गैप ना हो। ठीक ना, उसको हम लोग कंटिन्यूम कहते हैं। ये हमारा आइडियलाइजेशन होता है किसी बॉडी के लिए। ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं कि हमने बनाया फिगर में, ये हमारा कंटिन्यूम है, तो इधर से आप फोर्स लगाएंगे, इसका इफेक्ट इधर भी दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कंटिन्यूम कहलाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें डिफॉर्मेबल बॉडी, तो सब कोई जानते हैं कि फोर्स लगाने पे डिफॉर्म कर जाता है जो बॉडी, वो डिफॉर्मेबल बॉडी कहलाएगा। ठीक है, पार्टिकल यानी कि पॉइंट पॉइंट मास विदाउट वॉल्यूम, वो आपका पार्टिकल कहलाता है। हाँ, 49 की अगर हम बात करें तो कहता है इन द स्टडी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडीज आर ट्रीटेड एज। अभी पीछे ही हमने बताया था कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब आप पढ़ते हैं तब फोर्स को आपको फिक्स वेक्टर समझना होगा। फिक्स वेक्टर समझेंगे तभी जो है आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। क्योंकि अगर इस लोकेशन पे अगर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो इसको अगर आप ट्रांसफर यहाँ पे कर देते हैं ना 10 न्यूटन, तो ये जो है गलत इफेक्ट देगा, ये आपका दूसरा इफेक्ट देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इफेक्ट चेंज हो जाता है फोर्स का। ठीक है, अगर आप लोकेशन चेंज करते हैं तो फोर्स का इफेक्ट चेंज हो जाता है, तो ये लोकलाइज फोर्स हो जाएगा। ठीक ना, ये हमारा जैसे वेक्टर यहाँ पे लोकलाइज हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक फिक्स लोकेशन पे ही वो अपना वो इफेक्ट दे पाएगा जो जिसके लिए आप उसको यूज कर रहे हैं। ठीक ना, तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के केस में जब भी फोर्स को काउंट करेंगे तो वो हमारा फिक्स वेक्टर होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, अगर इसका आंसर सही नहीं होगा तो इसको सुधार लेना। ठीक ना, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द वेट ऑफ अ बॉडी इज। किसी बॉडी का जो वेट होता है वो क्या होता है, तो बॉडी फोर्स होता है। किसी बॉडी का वेट जैसे आपका उसका बॉडी फोर्स है, उसकी बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगने वाला ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, वेट ऑफ बॉडी, तो बॉडी फोर्स होता है उसका। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है, तो देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस ये कहता है कि अगर आप मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है,
ये हमारा वेक्टर सी है। तो ये जो है ना डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने डायरेक्शन बनाया, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर डायरेक्शन बनाया। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी, ठीक ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी, ठीक है। ये हमने इसको चेंज किया है तब, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं इसको एक ऑर्डर में ले लें, ऐसे ले लेते, ठीक है, डायरेक्शन अगर तीनों का जो है एक ऑर्डर में ले लेते तब क्या होता, तब देखिए क्या हो जाएगा। तब जो है से आपका ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। कैसे, तो देख लीजिए, हम ए ले लिए, बी हमारा ये है, और सी जो है हम ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा, ए प्लस बी और प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक ना, इज इक्वल टू 0, यानी कि तीनों को जोड़ने पे हमारा 0 रिजल्टेंट देगा, क्योंकि ये यहाँ से चले थे और जहां से चले थे फिर वापिस वहीं पे पहुंचे हैं, ठीक है। इसका रिजल्टेंट पॉइंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि 0 रिजल्टेंट देगा, तो 0 रिजल्टेंट देगा तो बॉडी पे जो टोटल फोर्स है 0 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जब हम ग्राफिकल कंडीशन लिखवा रहे होंगे ना, तो ग्राफिकल कंडीशन में यही चीज हम बताए थे कि अगर किसी बॉडी पे उसका जो ग्राफिकल फोर्स का रिजल्ट, यानी जो एक पॉलीगॉन अगर बनाते हैं फोर्सेस को लेकर के, तो वो अगर एक क्लोज पॉलीगॉन बनता है जो किसी एक ऑर्डर को फॉलो करता है, तो वो आपका ग्राफिकल कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम का, ठीक ना। क्लोज पॉलीगॉन बनाता है तब वो हमारा 0 रिजल्टेंट देता है। तो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं, कहता है कि 3 कंकरेंट फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। ट्रायंगल लॉ तो यह नहीं कहता है। बी में कहता है कि 3 concurrent forces can be represented by a triangle each side being proportional to the force। नहीं, ये भी गलत बात है। कहता है कि सी में कि if 3 forces acting upon a particle are represented in magnitude and direction by the sides of a triangle taken in order they will be in equilibrium। ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि अगर किसी पॉइंट पे इस तरह से फोर्स लग रहे हैं, इसको एक ट्रायंगल पे लेते हैं और वो अगर एक ऑर्डर फॉलो करते हुए जहां से चला था वहीं अगर आकर के मिल जाता है, क्लोज पॉलीगॉन बना लेता है, क्लोज ट्रायंगल बना लेता है, ट्रायंगल लॉ पे है तो क्लोज ट्रायंगल अगर बना लेता है, तो ये हमारा जैसे बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में हुआ, क्योंकि इसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन बनेगा हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। 52 नंबर में कहता है कि द सिस्टम ऑफ फोर्सेस शोन इन द फिगर इज, ये जो आपका दिखाया गया F1 F2 F3 F4 F5 F6, इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे। तो ये देखने से तो लग रहा है कि एक पॉइंट से सारा फोर्स क्रॉस कर रहा है, तो इसको हम कंकरेंट तो कहेंगे ही करेंगे। तो कंकरेंट वाला ऑप्शन देखिए कि कौन कौन है। तो आपका ए और सी जो है कंकरेंट वाला ऑप्शन है, लेकिन ए जो है ना वो नॉन कंकरेंट कह रहा है। तो नॉन कंकरेंट वाला तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब एक ही से आप पकड़ लिए कि इससे हमारा सी जो है सही होना चाहिए, बाकी सारे ऑप्शन जो है आपका सट ही नहीं रहा है। तो सी हो गया सही। अब कोप्लेनर कैसे, तो ये एक प्लेन में होने के कारण से ये कोप्लेनर फोर्सेस हैं, तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस कहलाएंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही है। तो जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आप जो है ना मल्टीपल सेंस लगा रहे होते हैं, एक साथ बहुत सारे सेंस लगा रहे होते हैं, तभी आप क्वेश्चन को आंसर सही कर पाएंगे। इसमें आपको सारी चीजें जानना जरूरी नहीं थी। कंकरेंट का एक चीज आप जान रहे थे, किसी एक पॉइंट से पास करता है तो उसको कंकरेंट करते हैं, और वहीं से आपका जो है ऑप्शन पकड़ा जाता है, ठीक है। कोप्लेनर तो सब में लिखा हुआ है ना। फिर आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है कोलिनियर फोर्सेस आर दोज बीच, कोलिनियर फोर्सेस वैसे होते हैं जो कि आर कंकरेंट एट अ पॉइंट, जो कि एक पॉइंट पे कंकरेंट हो, आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। सी में कहता है लाई ऑन द सेम लाइन, एक जो है एक लाइन पे लाई करता है। और डी में कि एक एट डिफरेंट प्लेन, डिफरेंट प्लेन में तो होगा नहीं, कोलिनियर कहा है तो एक लाइन में लाई करना चाहिए सारे फोर्सेस को, तब ये कोलिनियर कहलाएंगे, ठीक है। तो सेम लाइन वाला जो है सही आंसर, ज्यादा सुटेबल आंसर हो जाएगा। जबकि ये दिमाग में आपको रखना है कि ये जो है सारे फोर्सेस एक प्लेन में है, ठीक ना, और पैरेलल भी हैं, ठीक ना, पैरेलल भी होते हैं। तो बी भी ऑप्शन आपका सही है, बट सबसे ज्यादा सुटेबल जो है वो आपका सी आंसर है,
क्योंकि एक लाइन वाला डिफिनीशन आपको लिखाया गया और वही जो है आपका इसमें दिया हुआ भी है। तो आपका सी जो है ज्यादा सुटेबल आंसर है, इसलिए सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है 54 नंबर में कि फोर्स कपल इज ए। फोर्स कपल जो होता है ये आपका फ्री वेक्टर होता है। हम लोग पिछले क्वेश्चन को भी डील किए थे इससे कि फोर्स कपल जैसे हमारा क्या होता है, फ्री वेक्टर होता है, किसी बॉडी के किसी भी लोकेशन में लगने पे इस पे कोई अलग इफेक्ट नहीं देता है, सब जगह पे सेम इफेक्ट देता है। ठीक है, तो ये आपका जैसे इसका सी सही आंसर हो जाएगा, फ्री वेक्टर। फोर्स कपल जैसे फ्री वेक्टर होता है आपका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 55 नंबर पे। ये 56 लिखा हुआ है, 55 है। द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ इज। तो पैरेललोग्राम लॉ जो होता है जिसमें आपका रिजल्टेंट इज इक्वल टू आपको दिया गया था f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू f1 f2 cos थीटा, 2 इंटू f1 f2 cos थीटा के रूप में इस तरह से दिया गया था। ठीक है, तो ये जो है ना cos थीटा आने के वजह से इसको हम लोग कोसाइन लॉ कहते हैं। ठीक ना, cos थीटा आने के वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोसाइन लॉ कहते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ जो है ना आपको वो आपका कोसाइन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना, पैरेललोग्राम लॉ जो है वो आपको कोसाइन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। जबकि अगर ट्रायंगल लॉ की बात करें ना तो ट्रायंगल लॉ जो हम एक्चुअल में हम लोग डेरिवेशन जो किए थे वो ट्रायंगल पे ही किए थे, बट वो स्टार्टिंग जो हुई थी वो पैरेललोग्राम लॉ से हुई थी वो फॉर्मूला का। ठीक ना, तो उसको जैसे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ को कोसाइन लॉ के नाम से जानते हैं। और ट्रायंगल लॉ जो जिसमें ट्रायंगल बना कर करके इसके सारे एंगल आपको पता रहता है, अल्फा बीटा गामा, और लिखे थे f1 बटा में साइन अल्फा, f2 बटा में साइन बीटा, इसको हम लोग साइन लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रायंगल लॉ हो गया या फिर आपका लेमी थ्योरम हो गया, इसको हम लोग साइन रूल या साइन लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो 56 का जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा ए, यानी साइन लो। इसका आंसर सुधार लीजिएगा, 55 और 56 का जो आंसर है ना आपको उल्टा लगाया हुआ है। ठीक ना, पैरेललोग्राम लॉ को आपको साइन लगा दिया गया है, यानी ए ऑप्शन दे दिया गया है, और 56 में आपको बी दिया गया है। तो आप उसको सुधार लीजिएगा। 55 का जो है से आपका बी होना चाहिए, कोसाइन लॉ होना चाहिए, और 56 का जो है साइन लॉ होना चाहिए, यानी कि ए ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं 57 नंबर पे। कहता है कि एन एग्जाम्पल ऑफ सरफेस फोर्स। सरफेस फोर्स का एग्जाम्पल कौन होगा। ठीक ना, कि इसमें से कौन जो है आपका सरफेस फोर्स का एग्जाम्पल है। तो देखिए, आप अगर कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं तो कांटेक्ट फोर्स में आता है एक फ्रिक्शन फोर्स आता है, और एक आपका आता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जैसे कांटेक्ट फोर्स आता है। ठीक है, जो कि सरफेस पे लगने वाला फोर्स है। ठीक ना, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जैसे क्या है, सरफेस पे लगने वाला फोर्स होता है। तो इसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स को सरफेस फोर्स कह सकते हैं। वहीं अगर टेंसाइल फोर्स की बात करें ना तो टेंसाइल फोर्स भी जो है सरफेस फोर्स होता है, जो कि सरफेस कांटेक्ट पे ही लगता है। ठीक ना, टेंसाइल फोर्स। तो इसमें टेंसाइल फोर्स में सिर्फ एक फोर्स की बातें करेंगे, यानी कि अगर हम कहें तो ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है टेंसाइल फोर्स के कंडीशन में। तो लेकिन अगर कांटेक्ट फोर्स की बात करें ना तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी जो है हमारा क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स ही होता है, क्योंकि ये भी सरफेस के ऊपर ही लगता है। ठीक है, कांटेक्टिंग सरफेस पे लगने वाला फोर्स होता है। तो कांटेक्ट फोर्स हम कलेक्टिवली रूप से लिख रहे हैं किसके लिए, सरफेस फोर्स के लिए। ठीक ना, तो ये आपका जैसे बिल्कुल सही आंसर होगा। टेंसाइल फोर्स होता है लेकिन इसमें सिर्फ एक ही फोर्स इंक्लूड हो पा रहा है, दोनों फोर्स इंक्लूड नहीं हो पा रहा है, नॉर्मल फोर्स इसमें इंक्लूड नहीं हो पा रहा है। तो नॉर्मल फोर्स और टेंसाइल फोर्स दोनों ही आपका जो कि कांटेक्ट फोर्स होते हैं, और दोनों ही आपका सरफेस फोर्स भी होते हैं। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स में आपका दोनों शामिल हो जाएगा, टेंसाइल और नॉर्मल। ठीक है, अब आते हैं हम सॉरी टेंसाइल फोर्स की बात कर रहे हैं हम, टेंजेंशियल फोर्स की बात कर रहे हैं, ये टेंसाइल फोर्स की नहीं। ये टेंसाइल फोर्स तो ये हो जाएगा ना, हम टेंजेंशियल फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक ना, ये टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स और नॉर्मल फोर्स ये दोनों जैसे आपका कांटेक्ट फोर्स होता है। ठीक है, हाँ अब आपका डाउट क्लियर हो गया क्या भी है। ये टेंसाइल फोर्स हम टेंजेंशियल फोर्स समझ लिए थे। ठीक ना, टेंजेंशियल फोर्स और नॉर्मल फोर्स की हम बात करें, ये टेंजेंशियल फोर्स होता है, ये नॉर्मल फोर्स होता है। ठीक ना, तो टेंजेंशियल फोर्स और नॉर्मल फोर्स दोनों के दोनों जैसे कैसे फोर्स हैं, कांटेक्ट फोर्स हैं, और ये सरफेस फोर्स
कहे जाएंगे। ठीक है, तो ये टेंसाइल फोर्स नहीं, टेंसाइल फोर्स आपका गलत है, ये तो आपका कुछ और ही है। तो आप ध्यान दीजिएगा इस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 57 पे। अब आते हैं हम 58 पे। कहता है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन जो है सही है। ए में है आपका कि द पैरेललोग्राम लॉ कैन बी प्रूव्ड मैथमेटिकली, नहीं ये मैथमेटिकली नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंटली जो है प्रूव किया गया है। पहले शुरुआत में जब प्रूव किया गया था तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था, अब हम लोग जो है मैथमेटिकली इसका इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, तो वो प्रूफ नहीं होता है, वो एक्चुअल में हम लोग इक्वेशन डिराइव करते हैं। ठीक है, प्रूफ नहीं होता है मैथमेटिकली, वो जो हम लोग इक्वेशन लाते हैं। ठीक ना, प्रूफ जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका पैरेललोग्राम लॉ एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होता है, जो बी ऑप्शन आपका सही होगा। और अगर 59 की अगर हम बात करें, व्हेन अ फोर्स इज रिजॉल्व इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि जब आप दो वेक्टर को जोड़ते हैं तब एक वेक्टर आता है, तो दो जब एक वेक्टर को तोड़ेंगे तो भी ये वेक्टर क्वांटिटी ही आना चाहिए। ठीक ना, तो रिजॉल्व कंपोनेंट जो होते हैं वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 59 का बी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका दिया गया आंसर है ना, उसमें एक दो का आंसर गलत होगा, जैसे 56 और 57 का हमने बताया था कि गलत था, एक दो का और हो सकता है, तो उसको मैच कर लीजिएगा, जो हम बता रहे हैं उससे मैच कर लीजिएगा और उसके बाद आप अपना याद कीजिएगा। 60 नंबर का है कि एन एग्जाम्पल फॉर बॉडी फोर्स इज, यानी कि बॉडी फोर्स किसको कहते हैं। तो बॉडी फोर्स जैसे आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, जो बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगने वाला फोर्स होता है, इसको हम लोग बॉडी फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सेंटर ये ग्रेविटी फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है बॉडी फोर्स कहलाता है। तो 60 नंबर का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 को देखते हैं, तो ये कहता है कि इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल इट इज पॉसिबल, अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं किसी बॉडी पे, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है कि नॉट टू रिप्लेस देम बाय ए सिंगल फोर्स से उसको नहीं रिप्लेस किया जा सकता, ये गलत बात है। सिंगल फोर्स से उसको रिप्लेस किया जा सकता है, जो कि उसका रिजल्टेंट होता है। ठीक ना, यानी कि अगर बहुत सारे फोर्सेस बॉडी पे लग रहे हैं तो उसको हम लोग उसके रिजल्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक ना, ये हुई बात है। और अगर बी में हम देखें तो कहता है कि टू रिप्लेस देम बाय ए सिंगल फोर्स, उसको जो है सिंगल फोर्स से रिप्लेस किया जा सकता है, यानी बी का ऑप्शन जैसे बिल्कुल सही है। ठीक है, सी की अगर हम बात करें तो टू रिप्लेस देम बाय ए सिंगल फोर्स, सिंगल कपल नहीं, सिंगल कपल से आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर बहुत सारे मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं ना, तो उसके रिजल्टेंट से ही रिप्लेस किया जा सकता है, कपल से आपको नहीं रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन है आपका कि टू रिप्लेस देम बाय अ फोर्स एंड अ कपल। तो फोर्स और कपल कुछ खास कंडीशन में जैसे हम लोग फोर्स और कपल से रिप्लेस कर सकते हैं, बट सारे कंडीशन में हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी फोर्स लग रहे हैं अगर बॉडी पे, तो उसको रिजल्टेंट फोर्स से तो पक्का रिप्लेस कर सकते हैं। यानी बी जो है आपका ये कॉन्फिडेंशियल आंसर है कि इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 62 नंबर की, तो इसमें आपका कह रहा है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस, अगर दो कंकरेंट फोर्सेस है तो उसके रिजल्टेंट इज जीरो, अगर उसका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है, तो देन इट इम्प्लाइज दैट द टू फोर्सेस आर, इसका मतलब है कि से जो दो फोर्सेस हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड का है, कंकरेंट फोर्स है ना, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड का भी हो सकता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी अगर इक्वल है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है तो जीरो रिजल्टेंट देगा नहीं। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, हाँ सी ऑप्शन जो है से आपका बिल्कुल करेक्ट है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन जो है से अपोजिट होगा, तब जो है से वो जीरो रिजल्टेंट देगा। कैसे से देख लीजिए, इधर से आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स आपने इधर से लगाया, दोनों 10-10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये दोनों का रिजल्टेंट जो है से क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी जीरो रिजल्टेंट दे देगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
63 नंबर कहता है कि व्हेन रिजॉल्विंग अ फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट, जब आप किसी फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना, तब क्या होता है कि ओनली वन कंपोनेंट इज पॉसिबल। ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे कंपोनेंट्स पॉसिबल हैं। ओनली टू कंपोनेंट्स आर पॉसिबल, जरूरी थोड़ी है तीन भी हो सकता है। ओनली थ्री कंपोनेंट्स आर पॉसिबल, ऐसे तीन है क्या, चारों भी हो सकता है। जो बोल रहे हैं वही हो जा रहा है। अच्छा, डी में है, कहता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर पॉसिबल, तो ये आपका डी सही आंसर है। हमने बताया था कि अगर कोई फोर्स है तो इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में तोड़े जा सकते हैं। देखिए इधर से इधर जितना चाहिए, इसको यहाँ तक पहुंचाने से पहले आप जितना नंबर ऑफ कंपोनेंट बना दीजिए, वो सारे के सारे इसके कंपोनेंट्स कहलाएंगे। तो कहने का मतलब कि इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक फोर्स को इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं, तो डी ऑप्शन इसका जैसे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं हम 64 नंबर पे। ये कहता है कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स, अगर हम किसी फोर्स के इफेक्ट्स को डिटरमाइन करना चाहते हैं, एक्टिंग ऑन अ बॉडी वी मस्ट नो, अगर किसी बॉडी पे वो लग रहा है तो हम लोग को क्या पता होना चाहिए, तो उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, इट्स पोजीशन एंड लाइन ऑफ एक्शन, यानी सारी चीज पता होना चाहिए। ये पहले भी क्वेश्चन आया था, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज पता होना चाहिए, तभी जो है उसको हम उसके इफेक्ट के बारे में बता सकते हैं। अच्छा, 65 नंबर क्वेश्चन है कि द सिंपलेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ अ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, यानी कि कोप्लेनर सिस्टम का सिंपलेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट क्या हो सकता है। तो एक सिंगल फोर्स हो सकता है, और क्या, अगर मान लेते हैं कि कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में बहुत सारे फोर्स अगर लग रहे हैं ना, तो इसका सिंपलेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट एक रिजल्टेंट यानी सिंगल फोर्स हो सकता है, यानी कि बी हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 66 पे। द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज, किसी फोर्स का मोमेंट किसी पॉइंट के अबाउट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है या स्केलर क्वांटिटी होता है। इसको आपको याद रखना है कि जब आप किसी फोर्स का मोमेंट अगर किसी खास पॉइंट के अबाउट निकालते हैं ना, तो ये आपका जो है से आर क्रॉस एफ, यानी कि जो मोमेंट होता है टॉर्क के हिसाब से दिया जाता है, आर क्रॉस एफ के टर्म से दिया जाएगा, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये आपका जो से वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक ना, ये जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। पॉइंट के अबाउट आप याद रखिएगा, ये पॉइंट के अबाउट, ठीक ना, पॉइंट के अबाउट दिया गया मोमेंट ऑलवेज बी अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक ना। वहीं अगर हम किसी लाइन के अबाउट लेते हैं ना, तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट में चला जाता है, ठीक ना, ये ट्रिपल प्रोडक्ट में चला जाता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसी वजह से जो से हम इसको लाइन के अबाउट जो है ना, अगर कहें कि द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट लाइन, पॉइंट के अबाउट तो आपने देख लिया कि से एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, बट लाइन के अबाउट जो है ना, ये सीधे उलट जाएगा। कैसे, तो ये एक लाइन है, इसके अबाउट अगर आप मोमेंट दे रहे हैं ना, ये डी, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं क्या, सिंपली लिखते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दिस एफ इंटू डी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, ठीक ना। स्केलर क्वांटिटी इस वजह से होता है क्योंकि ये जो है ट्रिपल प्रोडक्ट में आता है, ठीक है। एफ क्रॉस डी इसमें मल्टीप्लाइड हो जाता है इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट होने की वजह से जो है ना आर कैप देते हैं, तो ये जो है ट्रिपल प्रोडक्ट होने की वजह से ऐसा होता है कि से ये स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। ये आगे बहुत आगे चल करके आपको ये पढ़ना है ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। शायद होगा या नहीं होगा इसका कंफर्मेशन नहीं है। तो हम लोग जो टिक आउट करेंगे, यानी 67 नंबर को टिक आउट करेंगे कि द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट लाइन इज स्केलर क्वांटिटी, यानी कि बी जो है इसका सही आंसर होगा। लाइन के अबाउट मोमेंट अगर होगा तो वो आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, और पॉइंट के अबाउट अगर आप मोमेंट निकाल रहे हैं तो वो आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा।
ठीक है। अब 68 नंबर पे आते हैं, तो ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि किसी पॉइंट के अबाउट अगर आप फोर्स का मोमेंट निकालना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक ना, ये लाइन ऑफ एक्शन ये फोर्स का ये हो गया, ठीक है, और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये हो गया, ठीक ना। तो इसका मल्टीपल यानी आर एफ, आर गुना एफ जो है आपका क्या हो जाएगा, मोमेंट हो जाएगा, ठीक ना। आर गुना एफ आपका मोमेंट होगा, जैसे एफ इंटू डी हम लोग करते थे वो मोमेंट होता है। तो लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक ना, लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर होता है। अब देखिएगा, तो ये आपका बी ऑप्शन जैसे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। वही अगर हम इस पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, resultant of two forces P and Q acting at an angle theta is force R, then angle alpha between the resultant R and the force Q। देखिए सबसे बड़ी बात है आपको ये समझना है कि किसके साथ एंगल पूछा गया, ठीक ना, रिजल्टेंट का एंगल किसके साथ पूछा गया है। तो जिसके साथ पूछा गया ना वो ऊपर में नहीं रहेगा, सबसे बड़ी बात है कि वो नीचे में रहता है, ठीक है। तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे tan अल्फा इज इक्वल टू, उसमें पढ़े थे कि बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। अब बात ये था कि बी साइन थीटा इसलिए क्योंकि बी के साथ एंगल नहीं होता था, एंगल होता था किसके साथ, तो आपका ए के साथ होता था, ठीक ना। एंगल जो है आपका रिजल्टेंट का ए के साथ बन रहा था, जैसे ए आपका वेक्टर ए है, इधर आपका बी है और ये आपका रिजल्टेंट होता था, तो ये वाला एंगल जो से अल्फा होता था जो कि ए के साथ बन रहा होता था, ठीक है, फॉर्मूला में। तो यहाँ पे जो है आपको वही चीज अगर हम कहें कि यहाँ पे एंगल बन रहा है किससे, क्यू से, एंगल क्यू से बन रहा है, तो क्यू जो है ए के जगह पे होना चाहिए और जो पी है वो आपका बी के जगह पे होना चाहिए। तो यानी कि पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू प्लस पी कॉस थीटा हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका जो है बी नंबर जो ऑप्शन है पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू प्लस पी कॉस थीटा, ये सही हो जाएगा, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा क्योंकि क्यू के साथ पूछा गया है। तो क्यू के साथ पूछा गया तो क्यू नीचे होना चाहिए और पी ऊपर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, जो कि हम लोग पहचानते हैं एंगल निकालते समय, तो इससे पहचानते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 70 नंबर क्वेश्चन है कि द वेरिगेन्स थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द फोर्सेस आर। वेरिगेन्स थ्योरम कब अप्लाई हो सकता है, तो पैरेलल फोर्स के लिए तो वेरिगेन्स थ्योरम अप्लाई होता नहीं है, ये कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए अप्लाई होता है, जो कि बी आपका ऑप्शन सही है, ठीक ना। वेरिगेन्स थ्योरम आपका कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए अप्लीकेबल है, बी आपका सही है, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है ना वो आपको हर तरह के फोर्स के लिए एप्लीकेबल है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है, ठीक ना। और वेरिगेन्स थ्योरम जैसे किस पे बेस्ड होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे ही बेस्ड होता है, यानी लॉ ऑफ मोमेंट पे बेस्ड होता है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं 71 पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट इज, यानी कि मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है इज डॉट डॉट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू अ लीवर। जब फोर्स अगर परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, फोर एक्चुअली में आप होता है एफ साइन सॉरी एफ इंटू डी साइन थीटा। किसी भी मोमेंट को अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो फोर्स इंटू डी इंटू साइन थीटा लिखाता है। तो एंगल अगर 90 डिग्री बनता है तो साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम होता है यानी 1। तो इसका मतलब ये है कि अगर 90 डिग्री पे लग रहा है तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम होगा, है ना। तो राइट एंगल पे लगने पे आपका मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 डिग्री पे लग रहा है, पैरेलल लग रहा है, तो वो आपका मिनिमम रिजल्ट मिनिमम मोमेंट शो करेगा, ठीक है। तो ये कहा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट इज मैक्सिमम व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू अ लीवर। लीवर के परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो आपका जो मोमेंट आएगा वो आपका मैक्सिमम मोमेंट आएगा, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन जैसे बिल्कुल सही होगा।
अब आते हैं 72 नंबर पे, कहता है कि स्टेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज अ कपल नॉट रिक्वायर्ड। किस एक्शन में कपल जो है जरूरत नहीं है, यानी कपल लग नहीं रहा है किस सिचुएशन में। तो ए ऑप्शन जो है कह रहा है कि ओपनिंग ए पाइप यूजिंग ए रिंच। अगर पाइप आप खोल रहे हैं, ठीक ना, जैसे एक पाइप है, इसको आप रिंच के सहायता से खोल रहे हैं, ठीक है। इसको आप किसके सहायता से खोल रहे हैं, तो रिंच के सहायता से खोल रहे हैं, ठीक ना। इसको आप रिंच के सहायता से खोल रहे हैं, तो रिंच के सहायता से खोल रहे थे। यहाँ पे अगर पाइप है तो फोर्स आप इधर लगाते हैं, ठीक ना, फोर्स आप थोड़ी दूरी पे लगाते हैं, तो यहाँ पे मोमेंट का केस बनेगा। यहाँ पे जैसे कपल का केस नहीं बनेगा बल्कि मोमेंट का केस बनेगा, ठीक ना। तो ए ऑप्शन में आपका मोमेंट नहीं आ रहा है। बी ऑप्शन देखते हैं, द स्टीयरिंग ए व्हीकल व्हाइल टेकिंग ए टर्न। व्हाइल है ये WHILE है। तो व्हाइल टेकिंग ए टर्न, जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो उस समय आप क्या कर रहे हैं, जब टर्न लेते हैं तो हाथ से, दोनों हाथ से हम लोग इसको चलाते हैं। तो ये जो है ना स्टीयरिंग संभालने वाला काम जो है इस पे आप कपल अप्लाई कर रहे होते हैं, दोनों हाथ से उसको हम लोग घुमा रहे होते हैं, ठीक ना। तो वहां पे कपल अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये कपल फोर्स का एग्जाम्पल होगा बी वाला। सी में आते हैं, ओपनिंग ए वाटर टैप। वाटर टैप भी अगर आप ओपन कर रहे हैं, यानी कि नल खोल रहे हैं ना, तो आप खोलते हैं तो इसको में भी आप दोनों तरफ से ताकत लगा रहे थे, यानी कि इस तरह से ताकत लगता है तभी ये जो है खुलता है। तो यानी कि इसका, इसमें भी जो है आपका मोमेंट एसोसिएट हो रहा है, बी सी में भी। अब डी में जो है हम सॉरी सी में जो है कपल एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। डी की अगर हम बात करें तो कह रहा है टाइटनिंग ए स्क्रू विथ अ स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर से जब आप फोर्स लगा रहे थे तो इस पे इधर और यहाँ पे इधर फोर्स लग रहा होता है, तभी जो है ये रोटेट करता है और अंदर जाता है या फिर बाहर खुलता है, ठीक है। तो ये टाइटनिंग अ स्क्रू विथ अ स्क्रू ड्राइवर भी आपका जो ऑप्शन होगा ये भी कपल का एग्जाम्पल होगा। लेकिन आपका ऑप्शन ए जो है ना, पाइप खोलने, जो कि रिंच से अगर खोल रहे हैं आप, रिंच से अगर आप खोलते हैं ना, तो वो आपका मोमेंट का एग्जाम्पल होगा। ये ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें मोमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें कपल रिक्वायर्ड नहीं है, मोमेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक ना। ए में आपका मोमेंट रिक्वायरमेंट है, कपल नहीं। बाकी बी सी डी जो है जिसमें आपका कपल लग रहा है, ठीक है। अब आते हैं 73 नंबर पे। ये कहता है कि ए फोर्स कपल सिस्टम कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स ओनली व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एंड द कपल आर। ये फोर्स कपल सिस्टम कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स, यानी एक सिंगल फोर्स से हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। ओनली व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एंड द कपल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, फोर्स एंड कपल जो है से कैसे होने चाहिए, तो फोर्स और कपल जो है ना वो आपका एक दूसरे के, अच्छा ये फोर्स और कपल सिस्टम आप इस्तेमाल अगर कर रहे हैं इस तरह से, हो जाता है सर। आइए देखिए, इस पे जो है से एक फोर्स भी लग रहा है बहुत सारे, ठीक है, और कपल भी लग रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इसको आप अगर रिड्यूस कर रहे हैं तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्शन जैसे आपका कैसा डायरेक्शन दे रहा है, अगर इसको इसके तरफ आप घुमा करके देखेंगे तो ये अंदर की ओर जाता हुआ डायरेक्शन दिखा रहा है। वहीं फोर्स जो आपका लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो एक फोर्स और कपल जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक ना, फोर्स और कपल जैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो बी आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। हम लोग जो डायरेक्शन देखते हैं, कपल का जो डायरेक्शन देखते हैं ना, वो राइट हैंड थंब रूल जब तक नहीं लगाइएगा तब तक आपका डायरेक्शन जैसे कंप्लीट नहीं होता है, ठीक ना। डायरेक्शन पता नहीं चलेगा कि वो किस डायरेक्शन में चला जा रहा है। तो जैसे अभी हमने बताया कि अगर मान लेते हैं ये आपका क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो क्लॉकवाइज जब आप घुमाते हैं, आप स्क्रू नट को घुमा करके देखिए, क्लॉकवाइज जब आप घुमाएंगे तो वो कसा जाएगा, यानी अंदर की ओर जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाने पे वो अंदर की ओर जाएगा, ठीक है। और स्क्रू नट को जब एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाते हैं तो वो बाहर की ओर खुलता है, ठीक है। तो इसमें जो हम क्लॉकवाइज मोमेंट लिए हैं, इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो अंदर की ओर होगा, ठीक ना, यानी कि इनसाइड द पेपर। और अगर हम बात करें फोर्स जो हमारा लग रहा होता है, इस तरह से मेंबर पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। ओहो, सब मैसेज भी करेगा।
ठीक है, तो ये जो से फोर्स जो लग रहा होता है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो एक अंदर की ओर और एक इस डायरेक्शन में जो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में आपका जो फोर्स लग रहा है सो, और एक प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स। ये दोनों के बीच में जो डायरेक्शन होगा आपका ये 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे ये एक दूसरे के। तो 73 का आपका क्या हो जाएगा, बी परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं 74 में। Which of the following system of a forces cannot be reduced to a single force? यानी कि ये इनमें से कौन जो है सिंगल फोर्स में रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। ठीक ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन नॉट बी रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स, सिंगल फोर्स में रिड्यूस नहीं किए जा सकते हैं। नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम इन स्पेस, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम इन प्लेन, पैरेलल फोर्सेज इन स्पेस, पैरेलल फोर्सेज इन प्लेन। अच्छा देखिए, आइए इसको समझते हैं। कहता है कि से इनमें से कौन जो है ना फोर्सेस वो सिंगल फोर्स में रिड्यूस नहीं किए जा सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं स्पेस में नॉन कंकरेंट फोर्स लग रहा है, तो स्पेस में तो बहुत सारे डायरेक्शंस हो सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है, स्क्यू लाइंस भी बन सकते हैं। तो बहुत सारे फोर्सेस आप अलग अलग डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो इसका जो है रिजल्टेंट ना सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करना मुश्किल है। ठीक ना, स्पेस में लगने वाले फोर्सेस का सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। वहीं अगर हम बात करें कि नॉन कंकरेंट फोर्सेज इन अ प्लेन, इसका जो है से आपका सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। ठीक ना, क्योंकि इसका रिजल्टेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं और करने के लिए सीखे भी हैं। पैरेलल फोर्सेज इन स्पेस, स्पेस में अगर पैरेलल फोर्सेज हैं तो उनका तो रिजल्टेंट आसान है, वो रिजल्टेंट आसानी से दे सकता है। लेकिन अगर नॉन कंकरेंट फोर्स लग रहा है और नॉन पैरेलल है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पैरेलल फोर्सेस इन प्लेन, प्लेन में भी अगर पैरेलल फोर्सेस हैं तो उनका भी रिजल्टेंट आसान है, आराम से निकाल सकते हैं आप इसका। लेकिन अगर अस्क्यू लाइन्स अगर बन रहा है ना स्पेस में, अगर ये यहाँ पे लग रहा है, कोई यहाँ पे फोर्स लग रहा है स्पेस में, न ये एक दूसरे के पैरेलल है, नहीं जैसे परपेंडिकुलर है, न इंटरसेक्टिंग है, तो इसमें जो है रिजल्टेंट फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्पेस वाले फोर्स में। तो हमारा ए ऑप्शन जो होगा ना वो सही हो जाएगा, इसका आप जो है सिंगल फोर्स में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे कि व्हेन ट्राइंग टू टर्न ए की इनटू ए लॉक फॉलोइंग इज एप्लीकेबल। जब आप लॉक ताले में चाबी लगा करके घुमा रहे होते हैं तो उसमें क्या लग रहा होता है, तो इसमें हम लोग कपल अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक ना, तो 75 का आपका ई जो है सही हो जाएगा। उस तरह के केस में हम लोग कपल फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक ना, ताला में चाबी लगा करके घुमाना कपल का एग्जाम्पल हो गया। ये वाटर बोतल का जो कैप है खोलते हैं तो वो भी हमारा कपल का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आता है 76 नंबर पे कि इफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड पी एक्ट एन एंगल थीटा दियर रिजल्टेंट विल बी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक ना, अगर मान लेते हैं कि दो फोर्सेस हैं जो कि एक दूसरे से थीटा एंगल पे लग रहा है, जिनका मैग्नीट्यूड जो से पी है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ना वो हो जाएगा 2 इंटू पी इंटू कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2। ये जो है इसका रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज नोन एज। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो है ना एक स्केलर क्वांटिटी अगर आता है तो उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो बोथ ए एंड बी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 78 पे आते हैं कि कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स इन अ डायरेक्शन मस्ट बी। किसी फोर्स का कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में कैसा होगा, तो इक्वल टू ओरिजिनल फोर्स। अच्छा, किसी डायरेक्शन में, जैसे मान लेते हैं कि ये फोर्स है, इसका किसी डायरेक्शन में हम कंपोनेंट निकालते हैं तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, ये हमारा कंपोनेंट बनता है। तो जो भी कंपोनेंट आएगा
ये वाला कंपोनेंट होगा, इससे तो छोटा ही रहेगा या इसके बराबर हो सकता है किसी, अगर मान लेते इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट लेगा निकाल रहे हैं तो ये तो पूरा का पूरा यही वाला हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि किसी फोर्स का कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में अगर आप निकालते हैं तो उस फोर्स के बराबर हो सकता है मैक्सिमम, उससे बड़ा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, और उसके से छोटा हो सकता है, यानी कि लेस देन और इक्वल टू ओरिजिनल फोर्स। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर हम 79 पे चर्चा करें तो कहता है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो एफ एस कॉस थीटा आप लगा देते हैं। किस में लगाते हैं, तो ये आपका वर्क के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसमें जैसे वर्क आपका सही आंसर होगा। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वो वर्क कहलाता है। वहीं अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स का वो आपका टॉर्क होता है, वो आपका टॉर्क कहलाता है। ठीक है, यानी आर क्रॉस अगर एफ रहेगा तो ये आपका टॉर्क कहलाएगा, जिसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और आर डॉट एफ जो है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है जो कि वर्क होता है। ठीक है, इसको जब गुना कीजिएगा डॉट प्रोडक्ट में तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा जो बिना बिना डायरेक्शन के रहेगा, और आर क्रॉस एफ कीजिएगा, इस तरह से गुना कीजिएगा तो आपको टॉर्क आएगा जो कि डायरेक्शन सहित होगा। ठीक है, अब आते हैं 81 नंबर पे। कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ अ टॉर्क इज गिवन बाय, यानी कि टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो किससे दिया जाता है, तो ये सब कुछ जानते होंगे कि राइट हैंड रूल से हम लोग टॉर्क का डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ अ कपल मेंबर, ठीक ना, यानी कि कपल मेंबर का जो रिजल्टेंट होता है फोर्स का वो कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ कपल। तो ये जब इक्वल अपोजिट फोर्सेस है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि रिजल्टेंट जीरो दे देगा। ठीक ना, रिजल्टेंट जीरो दे देगा, तो जीरो रिजल्टेंट होता है हमारा सी ऑप्शन जो से सही हो जाएगा। ये हुआ आपका 82 क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कशन। आप उम्मीद है कि इसे सारा आंसर सुधार लिए होंगे, अगर कोई गलत होगा तो भी, और उस सारे सही आंसर को आप जैसे अब याद करेंगे। ठीक है, अब बोलिए किसी को कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। 55-56 अब सर। जो 55-56 को सुधार लीजिए। 55 का आपका बी आंसर है और 56 का ए आंसर है, यानी कि पैरेललोग्राम लॉ जो होता है वो कोसाइन लॉ को कहते हैं, और ट्रायंगल लॉ जो है उसको हम लोग साइन लॉ कहते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। सर हाँ, बोलिए। जो इस बार क्वेश्चन आया है ना सर उसको भी थोड़ा सा करवा देते सर अगला दिन। हाँ, क्वेश्चन आया है तो अभी बहुत सारा संडे आने वाला है। ठीक है, हाँ तो सर हाँ। करवाएंगे, हम करवाएंगे, जरूर करवाएंगे, है ना। प्रत्येक संडे को छुट्टी रहेगा सर। प्रत्येक संडे को छुट्टी रहेगा ऐसा जरूरी तो नहीं है, बट जब छुट्टी रहेगा तब करवाएंगे, कोशिश करेंगे कि करवा दें। ठीक ना, 1-1.5 घंटा में मतलब कि हो जाता है तो करवा देवल करेंगे। ठीक है, खाना बना कि नहीं सर? हाँ, खाना बना कि नहीं? अभी देख रहा है, अभी बेड पे ही है। हम लोग भी सर एक जाते हैं और खाना बनाने। 76 बताइए। क्या? एक और 76। 76? यस सर। पड़ेगा, रुको, एक बार करना पड़ेगा इसको। सेवेंटी सिक्स है, 76 कहाँ गया?
If two equal forces of magnitude P act an angle theta, their resultant will be 2p cos theta by 2 होता है इसका, ठीक नहीं, 2p cos theta by 2 यानी बी ऑप्शन सही है आपका। इसको अगर आप बनाएंगे ना तो कुछ इस तरह से आप बनाएंगे, देखिए पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो पी स्क्वायर सब में दिख रहा है, पी स्क्वायर बाहर आप पी निकाल सकते हैं बाहर, है ना, इधर हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन ले लीजिएगा ना, तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं क्या, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 2 एक जो कॉमन लिए थे सो, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो आपका बाहर आ जाएगा क्या, 2 कॉस थीटा बाई 2 बाहर आ जाएगा, तो 2p कॉस थीटा बाई 2 बच जाएगा। ये इसका सही होगा बी नंबर। बना करके देखना इसको, इस पे बना करके देखना, कैलकुलेशन सर आ तो गया। कर ही सकते। और कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत है नो सर। ना? चलिए इसका कंप्लीट हो गया। अब सबसे ज्यादा बड़ा यही लग रहा था, इतना सारा दे दिए थे। अभी इसमें रिकॉर्डिंग रहेगा हमेशा इस पे। चलिए ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी है जैसे हम लोग फिर कभी अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर मिलेगा क्लास, है ना, क्या? यस। ठीक है तो